क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस पर आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल 4.1, a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है 2 एम्पियर, उसकी लेंथ दे रखी है और उसका मास। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रही है, ये दिखाई हुई है वो क्रॉस से, और इस फील्ड से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर या वायर पर एक फोर्स आ रहा होगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मिड एयर में सस्पेंडेड है। तो ऐसा सोचेंगे कि उस वायर पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और यदि ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए, ऑपोजिट तो है डायरेक्शन उनकी, मैग्नीट्यूड इक्वल हुए, तो फिर ये वायर मिड एयर में सस्पेंडेड रह सकता है, मतलब उस पर नेट फोर्स है 0। अब क्या क्या याद आना चाहिए हमको। तो मैग्नेटिक ओरिजिन का ये फोर्स कितना होगा, मैं उसको लिख रहा हूं पहले वेक्टर फॉर्म में। एफ वेक्टर इज इक्वल टू होगा आई इंटू एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब स्ट्रेट कंडक्टर हो, जैसा कि इसमें दिया हुआ है वो स्ट्रेट वायर है। तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का, वो होगा आई बी एल साइन थीटा। आई बी एल साइन थीटा ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब यहां पर वो वायर और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ साइन थीटा में जो थीटा आता है ये होता है एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर एल और बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, और वो इस केस में कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, और इसलिए साइन थीटा ये साइन 90 होकर 1 हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स होगा आई बी एल। अब ये कहाँ एक्ट करेगा, इसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर्स से भी, इनके यूनिट वेक्टर्स सपोज करके, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से भी हम इस फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। पर यदि लेफ्ट हैंड रूल लगा दें तो भी वो डायरेक्शन निकल आएगा। अब करंट है इधर, तो मिडिल फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस मतलब अंदर, तो ये थंब बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, मतलब इस वायर पर मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स ऊपर आएगा। कितना होगा वो, आई बी एल के बराबर, आई बी एल, और उसका वेट तो एक्ट कर ही रहा है नीचे। ये दोनों फोर्सेस यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए तो ये सस्पेंडेड रह सकता है मिड एयर में। यानी ऑब्जेक्टिव आने पर इतना सब नहीं सोचना है, हमको सीधे क्या करना है, एम जी इज इक्वल टू आई बी एल, और हमसे पूछा था इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो बी इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी अपॉन आई एल, एम जी अपॉन आई एल। अब मास पता है आपको 200 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ना भूलें। 200 ग्राम मतलब ये किलोग्राम, 9.8 जी का वैल्यू। करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर और लेंथ है 1.5। इसको सॉल्व करने पर बी आएगा, और ये ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं तो टेस्ला में आंसर आएगा, जैसा यहाँ किया हुआ है। ये आंसर आएगा 0.65 टेस्ला, 65 टेस्ला। तो हुआ क्या इसमें, उसका वेट बैलेंस हो गया है किससे, मैग्नेटिक ओरिजिन के फोर्स बी आई एल से। तो एग्जाम में आए तो सीधे ये लगाकर और वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे हम। अब यहाँ एक नोट दिया हुआ है, कभी कभी हमको मास न देकर मास पर यूनिट लेंथ बताया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला आया है, बी को जब हमने एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये एम बाई एल कभी कभी डायरेक्टली हमको गिवन होता है, उसका लेंथ और मास ना देकर मास पर यूनिट लेंथ दिया होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ यदि डायरेक्टली गिवन है तो यहाँ मास पर यूनिट लेंथ ले लेंगे इंटू जी अपॉन आई कर देंगे, तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो हुई बात जो इस बुक में लिखी हुई है। अब कभी कभी इस फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। तो मैं उस कंडक्टर को फिर यहाँ बनाता हूँ बोर्ड के प्लेन में,
यह है वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर, यह है करंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस प्लेन से वो परपेंडिकुलर थी, तो यही प्लेन अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया बोर्ड का प्लेन, तो उसको मैं यहाँ क्रॉस से दिखा सकता हूँ। तो ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, करंट फ्लो हो रहा है इधर। अब इधर उधर बोलने से अच्छा ये है कि इसको बोल दें हम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। मतलब करंट को यदि आपको यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखना है तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आई कैप। हमको मालूम है एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। फिर ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये यदि x है तो इससे परपेंडिकुलर ये होगा y, इससे परपेंडिकुलर होगा y, और z कहाँ होगा, z होगा बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर, वो होगी z की डायरेक्शन। तो ये जो फील्ड लगी हुई है ये कहाँ है, z की नेगेटिव साइड में, मतलब फील्ड के साथ आने वाला यूनिट वेक्टर वो होगा माइनस के कैप। अब किस किस की डायरेक्शन हमको मालूम है, माइनस के कैप, यह है फील्ड की डायरेक्शन, माइनस जेड करंट की डायरेक्शन हमको मालूम है वो है आई कैप। हमको यदि इस फोर्स की डायरेक्शन पता करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहां पर हम सिर्फ यूनिट वेक्टर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी लेंथ या करंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, वो है आई कैप। आई कैप, तो यहां आएगा आई कैप, मैं किसी और कलर से इसको लिखता हूं, यहां आएगा आई कैप, यहां आएगा आई कैप, और बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, वो है माइनस के कैप। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमको फोर्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, तो हमको ये पता लग जाएगा कि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने 11th में पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट्स में आई जे और के, ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। आई जे होता है के, जे के होता है आई, और के आई होता है जे के बराबर। आई जे इज के इज आई, के आई इज जे। ऑपोजिट चलोगे तो माइनस साइन के साथ आने लगते हैं, मतलब तीसरा वाला आई जे इज के। ये बहुत अच्छे से आपको समझ कर रखना है इसको अच्छे से। कई जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी डायरेक्शंस फाइंड करना होती हैं वेक्टर्स की, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्या याद रखेंगे, आई जे ये के होता है, जे के ये आई होता है, और के आई ये होता है जे। और ऑपोजिट चलोगे, अभी कैसे चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक चलेंगे तो यही माइनस साइन के साथ आने लगेंगे। तो आई और के, तो अभी हमने देखा यहाँ कि के आई होता तो जे मिलता, और यदि हम कर रहे हैं आई क्रॉस के तो हमको क्या मिलेगा, माइनस जे। अब इस माइनस को तो पहले मैंने बाहर कर ही दिया, और फिर आई क्रॉस जे को क्या लिखा मैंने, माइनस जे, और इसलिए ये हो गया जे कैप के बराबर। यानी ये फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, कर ही रहा है वो, आप देख रहे हैं। इसको भी हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाला था, इंस्टेड आप यूनिट वेक्टर्स से भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब वो फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, कितना है वो है आई बी एल। वो साइन थीटा कहाँ चला गया, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है 90, तो साइन 91 हो गया है, तो ये हो गया आई बी एल। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स है उसका वेट, और वेट और ये दोनों बैलेंस हो गए, नेट फोर्स 0 होकर वो वायर मिड एयर में सस्पेंडेड है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, यह होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला, और ये बहुत कम है इसके सामने। ये जो हमने फाइंड किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी जगह ये कैसी है, ये बहुत कम है, और इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अदरवाइज जहां वो वायर सस्पेंडेड होगा मिड एयर में, वहां तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रही होगी, पर उस वायर की फील्ड के सामने ये बहुत कम है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया है। ये भी नोट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस and the charged particle is moving along the positive x-axis, figure below, which way would the Lorentz force be for an electron negative charge, part B a proton positive charge?
तो यहाँ बताया है कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सेस में मूव कर रहा है। तो इस फिगर को मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है एक्स एक्सेस और इसको हमने सपोज कर लिया है जेड एक्सेस। तो पहले तो आपको मैं ये समझाता हूँ कि इसको एक्स इसको जेड मानने पर वाई कहाँ पर होगा। तो उसके लिए भी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर राइट हैंड पाम रूल। एक्स पर हम हथेली को रखेंगे इस तरह से और फिंगर्स को करेंगे टर्न टूवर्ड जेड। तो एक्स और ये हो गया जेड, मतलब यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में बोले तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ये आई और के का। और आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के ये होगा माइनस जे, मतलब बाहर बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव वाई एक्सिस का। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ है, बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। और वहीं लगी हुई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, जिसको यहाँ फिगर में क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो ऐसा क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पर, मतलब वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक फील्ड लगी हुई है, यूनिफॉर्म फील्ड है ऐसा मान लेते हैं। दिख ही रहा है यहाँ पर आपको ये सब क्रॉसेस कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल। तो फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और वाई कहाँ है, बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, और उधर फील्ड काम कर रही है। तो यहाँ क्रॉस से उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब वो चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसमें वो मूव कर रहा है। पर एक बार उसको क्या कंसिडर करना है हमें, इलेक्ट्रॉन, ये पहला पार्ट, ये वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन और ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और दूसरे केस में प्रोटॉन है, मतलब यहाँ अब हमको प्रोटॉन कंसिडर करना पड़ेगा। वो भी मान लो इस तरह मूव कर रहा है, ये एक्स का पॉजिटिव साइड, ये अभी कहा मैंने आपसे कि जेड है, और फिर से फील्ड कैसी काम कर रही है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस फिगर को मैंने रीड्रॉ कर दिया है दोनों अलग अलग बार। अब हमको बताना क्या है, विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर एडिशन। पर यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, एब्सेंट है, तो यहाँ बात हो रही है सिर्फ मैग्नेटिक ओरिजिन के फोर्स की। और ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन पर मान लो चार्ज है क्यू, चार्ज है मान लो इन पर क्यू, मैग्नेटिक फील्ड हमने बी रिगार्ड कर रखी है, और इनकी स्पीड हम मान लेते हैं वी है, या वेलोसिटी मान लेते हैं वी है। तब चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ये होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में याद रखना चाहिए, Q इंटू वी क्रॉस बी। और फिर से क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम इस फोर्स को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर वो कहाँ लगेगा, और प्रोटॉन है तो वो कहाँ एक्ट करेगा। तो अब v क्या है, v है पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ क्या चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर यदि हम रख रहे हैं तो वो होगा आई कैप। ये केस ए में जब हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तब हमें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, उसके माइनस से अभी कोई लेना देना नहीं है। v की डायरेक्शन क्या है, वो है आई कैप, और b कहाँ है, तो b है y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये होगा i क्रॉस j। i क्रॉस j ये इस क्रॉस प्रोडक्ट से आई हुई डायरेक्शन है। i क्रॉस j क्या होता है, वो होता है k कैप। तो ये तो हो गया k कैप। और फिर ये जो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो एक माइनस साइन, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन में हमेशा हम चार्ज को साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्योंकि जब बात इलेक्ट्रॉन की हो रही होगी तो यहाँ एक माइनस साइन और आ जाएगा। इससे हमें मिल जाएगा फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे होता है के, तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। और माइनस के कैप का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ आएगा, ये जेड का पॉजिटिव साइड है, तो ये आएगा डाउनवर्ड्स, इधर फोर्स एक्ट करेगा। और कितना करेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अभी हमने निकाल दिया, मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा कितना है, थीटा होता क्या है, वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल। वेलोसिटी एक्स में लगी हुई है, फील्ड है वाई की डायरेक्शन में, एंगल 90 होगा, यानी फोर्स होगा ये क्यू वी बी, और क्यू की जगह ई रख दें तो ये होगा ई वी बी। तो फोर्स होगा ई वी बी, और एक्ट कहाँ करेगा, वो करेगा
z की नेगेटिव साइड में, मतलब आप यहाँ माइनस के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यदि बात करें प्रोटॉन की बात करेंगे तो v क्रॉस b तो वही रहेगा सेम, v है पॉजिटिव x में, b है पॉजिटिव y में, तो यहाँ तो आएगा I क्रॉस j, पर ये माइनस साइन नहीं आएगा। अभी प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन के लिए क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन के बगैर ये होगा के कैप, यानी पॉजिटिव z में इसके ऊपर फोर्स आएगा। एंगल फिर से 90 ही है, यानी ये फोर्स होगा EVB, और इसके साथ कर देते हैं के कैप का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया प्रोटॉन पर फोर्स। यानी आंसर क्या होगा, ये लिखा हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी अलोंग माइनस z एक्सिस एंड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन द फोर्स विल बी अलोंग प्लस z एक्सिस। तो यहाँ पर इन्होंने स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल वगैरह लगाया हुआ है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से, यदि फॉर्मूला याद है तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास 9 into 10 to the power minus 31 kilogram and charge 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb, moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to it. What is frequency? Calculate its energy in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर F वेक्टर ये होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये होंगे सेम प्लेन में और फोर्स उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। और ये भी आपको मालूम है कि ये फोर्स ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा और ये फोर्स B से भी परपेंडिकुलर होगा। V और B ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते परपेंडिकुलर। तो फोर्स क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। मतलब उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये शर्त हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मतलब जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब वो सर्कुलर पाथ की रेडियस कैसे आएगी, रेडियस निकालने के लिए अब ये फोर्स कितना होगा उस चार्ज पार्टिकल पर, चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में यदि मूव कर रहा है तो फोर्स आएगा QVB साइन थीटा, थीटा हो जाएगा 1, थीटा होता है वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल, तो वो 1 हो गया, तो फोर्स आ गया QVB। और ये फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा और इसमें से हम निकाल लेंगे रेडियस। तो एक v कैंसिल आउट होकर ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला, क्या आ गया mv अपॉन QB। तो ये है रेडियस सर्कुलर पाथ की और यही काम सबसे पहले किया हुआ है। R इज इक्वल टू कितना, mv अपॉन QB, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसकी स्पीड अपॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन का इनटू मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में। और ये काम कर रहे हैं हम किसमें, SI में, तो आंसर आएगा मीटर में, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये तो हो गई रेडियस। फिर यहाँ पूछा हुआ था कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा होता है v बाय आर, सो इट इज 2 पाई आर बाय वी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आर बाय वी। तो ये टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल यानी v अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, गिवन भी है हमको 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड पता है, रेडियस हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया है अभी, ये फाइंड आउट किया। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, नोटेशंस थोड़े से गलत है, मैं इसको सुधार देता हूँ। इधर है ये न्यू और ये है स्पीड, तो ये है न्यू, तो करेक्ट कर देते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी न्यू और ये है स्पीड।
तो फॉर्मूला यही लगाया हुआ है, एफ की जगह इन्होंने न्यू लिखा है, तो न्यू इज इक्वल टू स्पीड अपॉन 2 पाई आर, वी अपॉन 2 पाई आर। तो बस स्पीड ये यूज करेंगे, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, नीचे 2 पाई, रेडियस ये यूज करेंगे मीटर में, तो हर्ट्ज में हमारा आंसर आएगा, और उसको फिर मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हुआ सेकेंड पार्ट। तो पहले निकाला रेडियस, फिर फ्रीक्वेंसी, अब बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, तो एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास इलेक्ट्रॉन का और स्पीड का स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर। तो स्पीड भी हमको निकालना पड़ेगी फिर। तो फ्रीक्वेंसी यदि आ गई है तो यहां से आप, या स्पीड क्यों निकालना पड़ेगी, वो तो गिवन है हमको, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो मास स्पीड स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वेयरिंग किया, यही लिखा है 9 × 10⁻14। तो बस आपको एनर्जी मिलेगी किसमें, पहले जूल में। तो ये आएगा आंसर जूल में, 40.5 × 10⁻⁻17 ये आया जूल में। और जूल का हम करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह है रिलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। तो 1 जूल होगा 1 अपॉन दिस मच, यानी ऐसे डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो पहले आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर हमें चाहिए वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहे हैं, मतलब 10⁻³ और आ जाएगा। तो ये फिर सॉल्व होने पर ये आ रहा है 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे, पर आपको ये थ्योरी भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो बाहर से हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 10 मेगाहर्ट्ज के बराबर। What should be the operating magnetic field for the accelerating protons? If the radius of its Ds is 60 centimeter, what is the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator? So, example 4.4. A cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? If the radius of its Ds is 60 centimeter, what is the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator? और वो हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, और जूल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके पहले इधर ध्यान दें, वो जो बाहर से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हम लगाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज, और अंदर जो पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वो कौन है, प्रोटॉन। तो जो सोर्स की यानी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी से वो प्रोटॉन भी अंदर रिवॉल्व हो रहा होता है, यानी उसकी हमें फ्रीक्वेंसी पता है। और हमको चाहिए ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। इसके लिए पहले हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप बेसिक्स पर जाओ। अभी हमने समझा था कि मैक्सिमम फोर्स QeV आता है उस चार्ज पार्टिकल पर। यहां भी D से परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, थीटा होगा 90, फोर्स आएगा प्रोटॉन्स पर QeV, और ये फोर्स रोल प्ले करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ एक V कैंसिल आउट, तो यहां बचता है QB इज इक्वल टू V, और V को हम क्या लिख सकते हैं, V होता है R ओमेगा। तो ये R कैंसिल आउट होकर ये कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज कितना हो जाएगा, ये QB/m। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई, इसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। Q है उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज, ये मास, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये आएगी रेडियन पर सेकेंड में, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं FC, या न्यू लिखा जा सकता है इसे। फ्रीक्वेंसी को F या न्यू से डिनोट करते हैं। तो ऐसा हुआ, और फाइनली ये आ गया, इसको अब मैं न्यू लिख रहा हूं। ये है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो न्यू बराबर कितना होगा, QB/2πm। और हमें क्या बताना है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी B चाहिए।
तो बी कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से हम लिखेंगे 2 पाई एम न्यू, 2 पाई एम न्यू अपॉन क्यू। अब क्यू तो है प्रोटॉन का चार्ज, एम है प्रोटॉन का मास, और न्यू क्या है, न्यू है उस प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और वो होती है इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर। यानी अब यहाँ हमको सब कुछ पता है, 2 पाई एम न्यू अपॉन क्यू, सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0.66 टेस्ला आ गया। फिर क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको चाहिए होगी स्पीड, हाफ मास प्रोटॉन का और स्पीड। और स्पीड कौन सी चाहिए, क्योंकि यहां बोला है प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटर, मतलब जब वो विंडो से बाहर निकलते हैं प्रोटॉन्स, तब की काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। यानी यहां आएगा v मैक्सिमम स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड कब होगी उसकी, जब वो आखिरी सर्कल में घूम रहा होगा, उन डीज के अंदर जो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल है उसमें जब वो घूमता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू स्पीड मतलब आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2 पाई न्यू के बराबर। तो ये फॉर्मूला लगाकर मैक्सिमम हमने स्पीड उसकी फाइंड कर ली है। यह है मैक्सिमम रेडियस जो डी के रेडियस के बराबर होगी, वो दी है 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, और 2 पाई यह है फ्रीक्वेंसी जो ये हमको यूज करनी है यहाँ पर 10⁻⁷ हर्ट्ज। तो ये सब वैल्यूज डालकर मीटर पर सेकेंड में ये आ गई हमारे पास पहले स्पीड, और फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्पीड स्क्वायर। तो पहले किस में आएगी वो, पहले आएगी वो जूल में, और जूल में आने के बाद उसको हमको कन्वर्ट करना है यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इससे डिवाइड किया हुआ है यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ये 2 तो यहाँ से आया हुआ है, ये हाफ जो हम लिखते हैं उसका 2 है। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई कैप is placed at the origin and carries a large current I 10 ampere as shown. What is the magnetic field on the plus y axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is 1 centimeter. तो 1 सेंटीमीटर का एक एलिमेंट्री लेंथ, 1 सेंटीमीटर यानी छोटी सी लेंथ, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एल। तो एक छोटी सी लेंथ यहाँ कंसिडर की है किसी वायर की, कंडक्टर की, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, करंट की डायरेक्शन भी शो कर रखी है यहाँ पर। और मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है वाई एक्सिस पर, यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो ये बाय-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो बाय-सेवर्ट लॉ हमको वेक्टर फॉर्म में याद होना चाहिए। dB वेक्टर इज इक्वल टू होता है, SI यूनिट्स में भी लिख रहे हैं तो μ0/4 पाई। फिर यहां याद रखें कि पहले आता है IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब टेस्ला में। तो ये है वेक्टर फॉर्म बाय-सेवर्ट लॉ का, और यही यहां पर हमें यूज करना है। अब इसका सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो dB कितना हो जाएगा। अब dB क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्री, ये जो है ये क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट, करंट इनटू इस एलिमेंट की लेंथ, वो कहलाता है ये आईडीएल। तो ये क्योंकि स्मॉल है इसलिए छोटी सी फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी dV, और वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ स्केलर फॉर्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा। तो μ0/4 पाई 10⁻⁷ हुआ। इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, IDL R साइन थीटा, और नीचे आया R क्यूब, यानी यहाँ क्या बचेगा IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये है स्केलर फॉर्म बाय-सेवर्ट लॉ का, इसको यहाँ लगाना है हमें। तो बस ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 10⁻⁷, फिर करंट कितना है 10, फिर उसकी लेंथ कितनी है वो है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 अपॉन R स्क्वायर, ये दिया हुआ है 0.5 मीटर यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर। वो सब सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है, ये मिल गई हमको फील्ड 4 इंटू 10⁻⁻⁴
-8 टेस्ला, ये तो आया सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया हुआ है, इसी के रेफरेंस से हमको यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। आपको पता है इसको हमें इमेजिन करना है, जैसे हमने होल्ड कर लिया राइट हैंड से और अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स ये बताता है हमको फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर टेंजेंशियल होती है फील्ड की डायरेक्शन। तो इसको जब हम ऐसे होल्ड करेंगे तो फिंगर्स यहां बाहर आती हुई हैं, मतलब इस पॉइंट पर उस सर्कल से सर्कुलर होंगी फील्ड लाइंस, और उस सर्कल से टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी फील्ड, जो कैसी होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड है इसलिए यहां डॉट लगा दिया, तो यहां होगी डॉट की फील्ड। तो मैग्नीट्यूड आया हमारे पास कितना? 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, और इसके साथ यहाँ डॉट साइन लगा दें तो हमने दोनों बता दिया, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये है यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड डीबी। एलिमेंट्री क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ है, तो इस तरह डायरेक्शन निकल सकती है, या फिर यूनिट वेक्टर से निकालेंगे। यूनिट वेक्टर से निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ। अब आईडीएल, इस क्वेश्चन में आईडीएल का डायरेक्शन है एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर आएगा आई कैप, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आर के साथ, और आर ये है, उसकी डायरेक्शन ये होगी आर की डायरेक्शन, और वो है वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वो क्या है? जे कैप। और आई क्रॉस जे क्या होता है? वो होता है के कैप, और के कैप की डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड। और के कैप कहाँ आएगा? तो ये यदि एक्स है, ये वाई है, तो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं। आई क्रॉस जे प्लस के आएगा बाहर की तरफ, यानी फील्ड इस तरह भी निकल सकती है। तो इसके साथ आप के कैप भी लगाकर काम चला सकते हैं। या तो हमने लिखा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला विद डॉट, ये आंसर दे सकते हैं, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻8 के कैप, और यहाँ उसकी यूनिट। तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो हमको फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों मिल गया यदि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ याद रखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यही आया हुआ है आंसर ना, ये आया है टेस्ला में, और डायरेक्शन है के कैप। और यहाँ एक नोट बना हुआ है, वी रिमाइंड यू ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। अभी हमने इसकी बात की थी, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई इज जे। और उल्टे चलेंगे यदि, ये क्या है? साइक्लिक है। यदि आप उल्टे चलते हैं तो ये सब माइनस साइन के साथ आते हैं, मतलब आई क्रॉस जे यदि के है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन करते हैं। A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure. Consider the magnetic field B at the center of the arc. पहला, what is the magnetic field due to the straight segments? B, in what way the contribution to B from the semicircle differs from that of a circular loop, and in what way does it resemble? तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं अभी हम। पर पहला पार्ट यदि आपको बताना है कि स्ट्रेट सेगमेंट्स ने सेंटर पर फील्ड प्रोड्यूस करने में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसके लिए आप बाय-सेवर्ट लॉ पर जाओ। उसमें वेक्टर इक्वेशन के न्यूमरेटर में आया था आईडीएल वेक्टर, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर, ये आया था ना। और इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? आईडीएल आर साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा? उस करंट एलिमेंट और आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उनके बीच एंगल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये है वो स्ट्रेट सेगमेंट, इसी के अलोंग है, ये अलोंग होने से थीटा हो जाएगा 0, साइन 0 इज 0, यानी इसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, और ना ही इसने। इसी तरह इस वाले केस में भी स्ट्रेट पार्ट्स फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो यही बात यहाँ लिखिए, डीएल एंड आर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेट सेगमेंट्स आर पैरेलल, थीटा इज 0, therefore dl cross r is 0, straight segments do not contribute to B.
ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि यदि कंप्लीट सर्कल होता, सर्कुलर लूप होता ये करंट कैरिंग, तब फिर फील्ड कैसे निकलती है। तो आपको मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, आपको पता तो हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और पॉपुलर भी है। ये दो हैं, ये है मान लो करंट लूप, और इसमें करंट की डायरेक्शन है ऐसी, इसमें टर्न्स हैं n, करंट है I, इसका रेडियस है r। तो सेंटर पर जो फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI बाय r। मैं करंट को स्मॉल आई से लिखता हूं और मुझे ऐसी हैबिट है लिखने की, आप चाहो तो इसको पाई को कैंसिल करके म्यू नॉट NI अपॉन 2r भी लिख सकते हो, पर मुझे ऐसा लिखना अच्छा लगता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, चाहे इसमें चाहे इसमें। बस इसमें करंट कैसा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ये क्लॉकवाइज, इसमें है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आपको याद ही होगा। अब यहाँ सेंटर पर फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड हाफ ओपन राइट हैंड पाम, फिंगर्स को रख देते हैं हम करंट की डायरेक्शन में, तब थंब बता रहा होता है फील्ड का डायरेक्शन। सर्कुलर करंट्स के लिए ये बेस्ट है, आप ऐसे यूज करो। राइट हैंड कैसा, हाफ ओपन, पर राइट हैंड इसका ध्यान रखें, फिंगर्स को रख देना है करंट की डायरेक्शन में, थंब बतलाएगा फील्ड। तो ये कैसा है करंट, तो ये करंट है क्लॉकवाइज, ऐसे भी याद कर लेते हैं बच्चे, क्लॉकवाइज है। फील्ड कैसी होगी, अंदर अंदर होगी, तो यहाँ क्रॉस लगा दिया, और क्रॉस मतलब फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मतलब ये फेस यदि किसी सोलोनॉइड का या सर्कुलर कॉइल का यदि ये फेस आप देख रहे हैं, करंट है क्लॉकवाइज, ये फेस साउथ जैसा काम करेगा। ये दिख रहा है यहाँ करंट साउथ, यानी क्लॉकवाइज क्रॉस होगा। एंटी क्लॉकवाइज में तो और आसान है, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो एन, इसको इस पर जोर दे रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ होगा, और नॉर्थ होगा तो नॉर्थ जैसा काम करेगा। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फील्ड लाइंस होंगी डॉट, मतलब बाहर आती हुई डॉट। राइट हैंड हाफ ओपन राइट हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा रख दिया, यदि इसको फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, थंब आ रहा है बाहर, तो ये डॉट की फील्ड हो गई। तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन। यही काम आप यहां कर सकते हैं, यदि सेगमेंट्स हैं तब भी आप ऐसे ही काम करेंगे। तो इसके लिए कैसा है करंट, ये क्लॉकवाइज, फील्ड कैसी है, अंदर अंदर है, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो ये सेमी सर्कुलर सेगमेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी डायरेक्शन होगी क्रॉस की। इसमें यदि करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिंगर्स को रखा इस सेगमेंट की करंट की डायरेक्शन में, थंब आया बाहर, बाहर मतलब ये हो गया डॉट। तो फील्ड की डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं आया, फर्क आएगा मैग्नीट्यूड में। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आया है ये कंप्लीट लूप के लिए या कॉइल के लिए आया हुआ है, पर मैं यदि लूप की बात करूं, जब हम बात करते हैं किसी लूप की, तो लूप के लिए n हो जाता है 1। फॉर अ लूप n बिकम्स इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1। और अब इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लेंगे हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इस 2 पाई की जगह हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। बहुत आराम से और अच्छे से इसको सुन लेना चाहिए आपको। ये लगाएंगे हम सर्कुलर सेगमेंट्स के लिए। अल्फा क्या होगा, अल्फा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए लगाते हैं, मान लो इसमें करंट है आई, तो ये लूप है n1 हो गया है। अब यहाँ फील्ड कितनी होगी, तो फील्ड कैसे आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर क्या आएगा, ये याद आना चाहिए, अल्फा I बाय आर। अब अल्फा कितना है, तो सेगमेंट ने यहाँ जो एंगल सबटेंड किया वो कितना है, वो है 180 डिग्री, पर उसे रखना है यहाँ रेडियन में, यानी यहाँ आएगा पाई, फिर करंट आया और इसकी रेडियस। तो इस तरह से यहाँ पर फील्ड ऐसी आई और यहाँ लगा दिया हमने क्रॉस। ऐसा ही इसके साथ होगा। तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे, इसे सिंगल लूप है यदि,
कंप्लीट है यदि तो फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4π2πi/r, और सेमी सर्कल है तो फिर यहाँ पाई आने लगता है, यानी फील्ड कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। यही यहाँ पूछा था, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप, एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। तो रिजेंबल किस में हो रही है, डायरेक्शन में, और डिफर किस में हो रही है कि यहाँ पर सेमी सर्कल होने पर फील्ड हाफ हो गई मैग्नीट्यूड में। Would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure below? Opposite way मतलब अब इसकी बातें शुरू हुई हैं, ये सब हम कर ही चुके हैं। फिगर बी में क्या होने लगा, इसमें करंट था ऐसा क्लॉक, फील्ड कैसी थी क्रॉस, इसमें करंट एंटी क्लॉक डॉट हो गई, मैग्नीट्यूड बस सेम रहेगा तो आंसर डिफरेंट आएगा ही, इसमें डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला क्वेश्चन 4.7, कंसिडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल की बात हो रही है, सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी हमने किया था, हमने इस तरह से लिखा था उसे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, इसको अलग लिखना चाहिए और फिर यहाँ लिखना चाहिए 2π/NI/R। तो N यहाँ पर है ये टर्न्स का नंबर, जो यहाँ कितना दिया 100, करंट 1 एम्पियर है, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको क्या ले लेंगे 10⁻⁻⁷, तो टेस्ला में हमारा आंसर आएगा। अब टाइटली वाउंड होने का मतलब क्या है, उसके टर्न्स जो हैं वो होते तो हैं वो आपस में इंसुलेटेड, पर वो टर्न्स इस तरह से लपेटे गए हैं कि हर एक की रेडियस को बहुत टाइटली उनको लपेटा गया है, और इस वजह से हर टर्न की रेडियस को हम एक ही मान सकते हैं। यही बात यहाँ लिखी है, वी मे टेक ईच सर्कुलर एलिमेंट टू हैव द सेम रेडियस आर। जिस भी फ्रेम पर उसे लपेटा गया होगा कोर के ऊपर, उसकी रेडियस और वो जो टर्न्स हैं उनकी रेडियस को हम सेम मान सकते हैं, और सभी टर्न्स की रेडियस को भी सेम माना जा सकता है। तो बस अब आप कर लेंगे इसको सॉल्व। ये भी फॉर्मूला ऐसा भी यूज किया जाता है, कई बार इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाता है, पाई को भी कैंसिल किया, म्यू नॉट NI/2R, ऐसा भी लोगों को याद रहता है, म्यू नॉट NI/2R। कैपिटल N लिख लिया है यहाँ पर, मैंने स्मॉल n लिखा हुआ है, तो बस म्यू नॉट कितना 4π×10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100, आई दिया है 1 एम्पियर, 2 टाइम्स R, और रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻⁻2 मतलब ही 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करने पर ये टेस्ला में हमारा आंसर आ गया।